वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। जो सिचुएशन है इस वक्त पूरी दुनिया की, वो हम सबको पता है। किसी जगह पर जंग हो रही है और किसी जगह पर महंगाई बहुत तेजी से आ रही है। कहीं पर पेट्रोल नहीं है, कहीं पर नॉर्मल जो ग्रोसरी आइटम्स हैं वो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एक एक बहुत अच्छा एक फिनोमेना है कि आपको देखना चाहिए कि आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। तो मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में डेफिनिटली ये नहीं है कि मैं इस जंग को रोक सकूँ। बट एट द सेम टाइम मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में इतना है कि मैं चीज़ों को समझकर अपने फैमिली के लिए और अपने लिए कोई अच्छे स्टेप्स ले सकूँ, ताकि मेरा जो फ्यूचर है वो किसी तरह से, जो मैं समझता हूँ, एटलीस्ट उस बेसिस के ऊपर वो सिक्योर हो सके। रादर देन जस्ट मैं खुद भी इस पे थोड़ा-सा गिल्टी हूँ कि मैं न्यूज़ में इनगल्फ हो जाता हूँ, सक इन हो जाता हूँ अगर मैं एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे जाता हूँ। बट एट द सेम टाइम आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने एंड के ऊपर जितनी चीज़ें प्रोडक्टिव कर सकें वो जितनी हो सके वो कर सकें। कल मैंने मनी माइंडसेट अकेडमी का पूरा कोर्स 1 दिन के अंदर रिकॉर्ड भी करवाया है। हमाद भाई और नदीम भाई हैं, कॉन्स्टेंटली मुझे कह रहे थे। बट जो सिचुएशन थी वो आई वाज़ थिंकिंग कि नहीं कर पाऊँगा, बट 1 दिन के अंदर 2-3 घंटे के अंदर मैंने वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग कर ली। सो जितनी प्रोडक्टिव आप काम कर सकते हैं वो अपने लिए करते रहें, रादर देन जस्ट वेस्टिंग टाइम कि दुनिया में क्या होगा। दुनिया में जो होगा वो होगा, आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है। खैर एनीवेज़, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो इस वक़्त वॉर की सिचुएशन है इसके अंदर आप अपनी वेल्थ को किस तरह से प्रिज़र्व कर सकते हैं। बट उससे पहले एक लिंक्डइन की पोस्ट मैं देख रहा था और बड़ी कॉमिक पोस्ट थी वो, क्योंकि उसके अंदर कुछ इस तरह की बातें की हुई थी कि नॉर्मल बंदा उसको कहीं सीरियस ना ले ले। मैंने कहा उस चीज़ को पहले क्लैरिफ़ाई कर दें। तो बात ये थी कि एक साहब थे, वो ये कह रहे थे कि भाई रेंटल जो है ना, इस वक़्त जो भी आप रेंट कर रहे हैं, जो रिन्यू कर रहे हैं, दुबई के अंदर बेसिकली होता ये है कि अगर आप रेंटल रिन्यू कर रहे होते हैं तो आप पूरे साल के लिए वो लॉक करते हैं उस रेट को। तो इस वक़्त जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं वो रेंट तो कम नहीं कर रहे। तो अगर मैं कुछ अपने दोस्तों को भी जानता हूँ जिन्होंने अभी रिसेंटली रेंट नेगोशिएट करने की कोशिश की, तो नेगोशिएट में नेगोशिएटिंग डाउन के बजाय उनको वो इंक्रीज़ करके रेंट पे जा रही है। अब ज़ाहिर-सी बात है, ये इंक्रीज़ अभी है, आगे 3, 4, 5 महीने में क्या होता है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट राइट नाउ लैंडलॉर्ड जो उनके रेंटल इंडेक्स हैं या जिस तरह से भी वो समझते हैं अपनी प्रॉपर्टी की प्राइस, वो उस बेसिस के ऊपर रेंट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो एक साहब थे, वो लिंक्डइन के ऊपर कहने लगे कि यार बेहतर ये है कि आप इस वक़्त एयरबीएनबी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाएँ, आपको बहुत अच्छे रेट्स भी मिलेंगे और बेहतरीन किस्म का एक आपको रेज़िडेंस मिल जाएगी। बट मैंने उनको बोला कि भाई जितने लोगों को आप ये बता रहे हैं उन सब के फर्नीचर्स यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी के अंदर हैं, मूविंग कॉस्ट होगी, उस फर्नीचर को वो कहाँ पर रखेंगे? जो स्टोरेज एरिया है उसकी भी एक रेंटल होता है। उस लेट्स से प्रॉपर्टी को छोड़ के दूसरी प्रॉपर्टी को 3-4 महीने बाद आप जाने की सोच रहे हैं, तो वो जो टाइम है एयरबीएनबी का, वो भी एक कॉस्ट एसोसिएटेड है। ऐसा नहीं है कि एयरबीएनबी काफ़ी सस्ता हो जाएगा। सो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रादर देन डूइंग दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस कि आप अपनी जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं पूरी फैमिली को उठा के दूसरी जगह लेकर जाएँ। रादर देन डूइंग दिस, नेगोशिएट करें अपने लैंडलॉर्ड से और ये कहेंगे ठीक है, आप जो भी प्राइस बोल रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है मैं कम तो नहीं कर सकता, ना उसको नेगोशिएट कर सकता हूँ एट द मोमेंट, बट मैं उसको मंथली पे लेके जा सकता हूँ और ऐसा होता है कि आप मंथली पे अपनी कॉस्ट को लेके जाते हैं और पर मंथ की बेसिस के ऊपर अपना रेंटल 1 से 2 महीने, 3 महीने एट मैक्स उसको रख सकते हैं, जो कि न्यू प्राइस के ऊपर होगा, बट एटलीस्ट 3 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा। इट डज़न्ट हार्म यू एट ऑल, क्योंकि आप महीने के महीने आप उसको लेके चल रहे होंगे। सो मैंने कहा ये चीज़ तो मैं वैसे ही आपको बता दूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक़्त अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेट्स से अगर आपको जॉब लॉस का थ्रेट है, अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते, अब आपको नई जॉब ढूँढनी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो उस वक़्त कुछ करने का फ़ायदा नहीं होता, ये काम पहले के करने के होते हैं। जिसके अंदर लिंक्डइन को आपको इम्प्रूव करना और इस तरह की सारी चीज़ें, आपको ये पहले चीज़ें करनी होती हैं, रादर देन एट द मोमेंट व्हेन यू आर इन ट्रबल। इसी तरह से बहुत सारे लोगों की जो सैलरीज़ हैं वो भी रिड्यूस हुई हैं, ये भी मैंने देखा है। बट एट द सेम टाइम इसका आप कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए तो आपको लिविंग बिलो द मीन्स पहले से ही चलना था, और अब आपको फर्दर अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन होती है लेट्स से 30% की, तो आपकी जो सेविंग्स की अमाउंट है शायद वो ख़त्म ही हो जाए और आपको फ़िलहाल टाइम इस तरह से गुज़ारना पड़े, क्योंकि हमने कोविड में भी देखा था कि कंपनीज़ ने पैसे कम किए थे और उसके बाद पैसे बढ़ा दिए थे। तो आपको वो लिविंग बिलो द मीन्स यहाँ पर काम आ सकता है, जो मैं अपने चैनल के ऊपर हर दफ़ा बोलता हूँ। जो जो भी आपकी लाइफ़स्टाइल है उसको अपनी इनकम से कम ही रखना चाहिए, और इस बात पे काफ़ी लोग मज़ाक उड़ाते हैं, बट आई डोंट केयर। ये चीज़ मैं अपने ऊपर जब इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मैंने देखा है कि हमेशा इस चीज़ में फ़ायदा होता है। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पर लोन, मॉर्गेजेज़ इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आपको पता है कि जब कोई ट्रबल टाइम आता है उसमें 3-4 महीने आपको स्टेबल होने में लगते हैं, तो ये आपके पास बफर होना चाहिए था। नॉर्मली लोगों के पास, सेन लोगों के पास थोड़ा-सा बफर होता है। तो बफर अपने पास लाज़मी रखना चाहिए, इसी को कहते हैं इमरजेंसी फंड। और इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है? मैं क्यों बोलता हूँ कि गल्फ़ के अंदर आपको 1 साल
का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, किसी भी कंडीशन के अंदर। आप अपनी लाइफ़स्टाइल को कम करें, कुछ भी करें, बट आपको अपना इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। साल का इमरजेंसी फंड इस वक़्त जिसके पास है वो बहुत ज़्यादा ही इज़ मच हैप्पियर देन जिसके पास कुछ भी नहीं है इस वक़्त, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के पास ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो पेमेंट्स हैं वो आपको करनी ही करनी है। यू कैन नॉट रन अवे विद दैट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि अगर आपने जो भी डेवलपर है उसके साथ थोड़ा-सा आप नेगोशिएट कर लें कि भाई मैं इस वक़्त मेरी जॉब के साथ मसला है या जो भी प्रॉब्लम है, आप थोड़ा-सा उसको बताएँ। तो कहीं-कहीं वो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं और थोड़ा-सा डिले हो सकता है, बट इट्स नॉट एवरीवेयर। सो थोड़ा-सा ट्राई करें कि डिले कर सकें अगर पेमेंट्स को, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मॉर्गेजेस के अंदर बैंक्स नहीं सुनते आपकी और बैंक्स के साथ आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। सो फॉर दैट यू हैव टू अगेन ट्राई टू नेगोशिएट, बट पॉइंट वहाँ तक आना ही नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से आपको अगेन एज़ आई सेड इमरजेंसी फंड आपका होना चाहिए व्हिच शुड ऑलवेज़ टेक केयर ऑफ यू इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये कि अभी मैं ये भी देख रहा हूँ कि टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसके ऊपर लोगों को इंसाइट किया जा रहा है कि भाई अब आप जो है वो ट्रेडिंग की तरफ आएँ। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि भाई अब क्रिप्टो तो चल नहीं रही है, स्टॉक्स भी गिरे हुए हैं, लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिंग गोल्ड, या सॉरी गोल्ड भी नहीं, गोल्ड भी गिरा हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिंग ऑयल। अब आप इस तरह के लोगों को, जो लोग वैसे ही परेशान हैं अपनी इनकम को लेकर, वो सोचते हैं चलो यार थोड़े से पैसे लगा देते हैं और गोल्ड के अंदर शायद ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सके हमको, सॉरी ऑयल के अंदर रिटर्न मिल सके, क्योंकि ऑयल के अंदर उनको नज़र भी आ रहा है कि ट्रम्प साहब ने जिस तरह से इनसाइडर ट्रेड करते हैं वो, इस बात पे भी लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉल आउट किया था कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि ट्रम्प इनसाइडर ट्रेड करता है। और ये मैंने अभी नहीं, 1.5-2 साल पहले ये मैंने वीडियोज़ बनाई थी, उस टाइम पर भी लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि लोगों को ये साफ-साफ नज़र क्यों नहीं आता है। अभी ऑयल की ट्रेड में हमने भी देख लिया है, इनसाइडर ट्रेड्स आर रियल। सो अभी फिर ऑयल पे बात करेंगे, कल कुछ बढ़ जाएगा उस पे बात कर रहे होंगे। सो ये जो गोइंग बाय द वेव है ना, कि जो चीज़ चल रही है उसके ऊपर बात करना शुरू करें और उसके थ्रू अपनी जो भी कोर्सेज़ हैं, ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर साइन अप्स करवाएँ। बट ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ना आप शॉर्ट कर सकते हैं, ना लॉन्ग कर सकते हैं। प्रेडिक्शन इज़ रियली डिफ़िकल्ट। किसको पता था कि इस तरह की जंग हो जाएगी? किसको पता था कि ईरान इस तरह से दुबई पे इम्पैक्ट करेगा और या यूएई पे इम्पैक्ट करेगा या ओवरऑल गल्फ़ पे इम्पैक्ट करेगा और ऑयल की सिचुएशन ये हो जाएगी। तब ट्रम्प तो कह रहा था उसको भी नहीं पता है। बट डेफ़िनिटली बहुत सारे लोगों को पता होता है इस तरह की सिचुएशन के अंदर, जैसे प्रेज़िडेंट ऑफ़ यूएस, उसको पता होना चाहिए था कि ये इस तरह की सिचुएशन होगी, क्योंकि वो लोग तो एक्ट कर रहे हैं, बट नॉर्मल लोगों को नहीं पता कि स्टॉक्स कहाँ जाएँगे। इस वक़्त देख लें दुबई की प्रॉपर्टीज़ को, तो आप कह सकते हैं ना कि 10% डाउन हो गई है, बट स्टॉक मार्केट ओवरऑल यूएस की 10% डाउन हुई है, पाकिस्तान की 15% के करीब डाउन हुई है ओवरऑल, जो एट एट द वेरी बेस्ट जो लेवल्स थे उससे। इसी तरह से गोल्ड 22% के करीब डाउन हुआ था, इनफैक्ट 25% तक चला गया था एट फ्रॉम ऑल टाइम हाई टिल जो उसका जो एक जो बॉटम था ऑलमोस्ट 23-24% के करीब चला गया था। इसी तरह से यूएई की स्टॉक मार्केट है वो भी डाउन है। सो इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए? तो बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि हमेशा आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रखनी चाहिए। एसेट डाइवर्सिफिकेशन है, इसके अंदर आपकी जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है और इसके अंदर आपकी टाइम डाइवर्सिफिकेशन है। तो बेसिकली अगर आप एसेट डाइवर्सिफिकेशन को देखें तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। उनको नहीं पता कि स्टॉक्स में क्या चल रहा है, उनको नहीं पता कि फिक्स इनकम में क्या चल रहा है। इनफैक्ट जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं वो तो कभी करते ही नहीं है इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स जिसके अंदर उनको थोड़ा सा कुशन मिल सके। तो आप अगर बिजनेस कर भी रहे हैं और आपको पता है कि आपके बिजनेस के अंदर आप अपने पैसों को डबल कर लेते हैं, लेट्स से 4 साल के अंदर या 3 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, व्हाटएवर द केस इज, और आपको पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर ओनली यू विल बी एबल टू मेक 8% 10% रिटर्न्स पर ईयर, तो आपको लगता है कि ये कम है, बट डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर आप फिक्स इनकम की तरफ नहीं जाना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि बहुत कम रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 30% तक की डिप भी आ सकती है। कुछ अपना डिसाइड कर लें कि आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है, उसकी बेसिस के ऊपर आप रियल एस्टेट, स्टॉक्स और फिक्स इनकम की तरफ आप रह सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हो गया एसेट डाइवर्सिफिकेशन। अब आते हैं हम ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। अब ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन अब इस तरह से है कि अगर आप दुबई में रहते हैं तो आपने देखा है दुबई की कितनी ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह से आपकी ग्रोथ हुई है पिछले 5 साल के अंदर। बट एट द सेम टाइम आप दुबई में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, गल्फ़ के अंदर रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर आप कहीं भी रहते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप मल्टीपल और मार्केट्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ दुबई नहीं है। आपके पास पाकिस्तान भी है, अगर आप
एक्सपैट फ्रॉम पाकिस्तान, इफ़ यू आर इंडियन तो आपके पास इंडियन स्टॉक मार्केट भी है, इंडियन रियल एस्टेट भी है। आपके पास लेट्स से मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी रीट्स के ऊपर, तो आपके पास ग्लोबल रीट्स हैं जिसके अंदर आप यूएस की रीट्स जिसके अंदर कैनेडियन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ यूरोपियन प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ यूके की प्रॉपर्टीज़ हैं, सब कुछ मिलाकर 15,000 के करीब प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रियलिटी इनकम की एक रीट है जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी, उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और बेतहाशा आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि आपको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टेड नहीं रहना है। स्टेक की इतनी अच्छी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अच्छा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब स्टेक की वीडियो बनाता हूँ तो लोग कहते हैं कि उसके अंदर रिटर्न्स कम है, तो रिटर्न्स तो कम है, 5% के करीब रिटर्न्स आते हैं, फिर वो जो प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिसिएशन होती है उसकी बेसिस के ऊपर रिटर्न दे रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम आप ये देखें कि अब जितनी भी स्टेक की इन्वेस्टमेंट्स है मेरी, ठीक है, इलिक्विड है, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर मैंने लेवरेज नहीं लिया हुआ। जब मैंने लेवरेज नहीं लिया हुआ तो मुझको मेरे जितने पैसे लगे हुए हैं उतने ही पैसे लगे हुए हैं। इसी तरह से अभी रिसेंटली उन्होंने नई प्रॉपर्टीज़ भी लेकर आए हैं जिसके अंदर वो मार्केट से कम रेट के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पर। लास्ट वीडियो भी मैंने लगा दी है जो मैंने स्टेक के ऊपर बनाई थी। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर तरह के इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रोज़ भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। ये अब आपको देखना है कि कहाँ पर आपकी जो रिस्क एपेटाइट है वो किस लेवल के ऊपर जा रही होती है। आप आउटराइटली ये नहीं कह सकते कि ये स्पेसिफिक जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए वाक़ई सही ना हो, बट हो सकता है दूसरे बंदे के लिए वो परफेक्ट हो। अब जैसे बहुत सारे लोगों के लिए स्टॉक मार्केट उनको समझ ही नहीं आती है, सो उनके लिए स्टेक जैसी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। किसी को स्टॉक मार्केट अच्छी तरह से समझ में आती है और उसको नहीं समझ में आता कि रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करें, और मैं भी बहुत लोगों को कहता हूँ कि वाकई रियल एस्टेट में हर वक्त इन्वेस्ट करना, हर पूरा अपना हर हर अपनी सारी की सारी वेल्थ रियल एस्टेट में लगाना सही नहीं है। तो उसके लिए आपके पास स्टॉक मार्केट मौजूद है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने सिर्फ और सिर्फ एक ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ होता है उन्होंने। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मैं भी अपनी वीडियोस जो बनाता हूँ, ऑलमोस्ट 1200 वीडियोस हो गई हैं मेरे चैनल के ऊपर, मैंने हर किस्म की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, हर किस्म की लेट्स से स्टॉक्स के ऊपर, पाकिस्तान के स्टॉक्स, यूएई के स्टॉक्स, यूएस के स्टॉक्स, हर तरह की चीज़ों के ऊपर बात की हुई है मैंने, बिजनेसेस के ऊपर बात की हुई है। आपको मैं बताऊँ, क्लाउड किचन के बिजनेस के ऊपर मैंने बात की हुई है, उसके ऊपर अशारिक से भी मेरी बात हो रही थी। कैन यू इमेजिन कि ड्यूरिंग दिस ऑल वॉर सिनेरियो शारिक ने जो मुझे बताया, इनफैक्ट मैं उनसे दोबारा पॉडकास्ट करूँगा, उनसे पूछूँगा, मैं उनसे नंबर्स भी लूँगा। उन्होंने मुझे बताया कि जो जितने भी उनके पास क्लाउड किचन इस वक़्त चल रहे हैं, उनमें से 80% क्लाउड किचन्स का जो रेवेन्यू है, वो 30% इंक्रीज़ हुआ है, जस्ट इन दिस लास्ट 1 मंथ ड्यू टू वॉर, क्योंकि वो लोग घर पे हैं और वहाँ से ऑर्डरिंग हो रही है और अच्छा उनका बिज़नेस चल रहा है। तो इस तरह की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ होती है, इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं जो आपको मिल रही होती हैं। सो इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट अच्छी या बुरी नहीं होती है। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग की जैसे मैंने बात की तो वो हर बंदे के लिए नहीं होती है। कुछ लोग करते होंगे उसके अंदर लेते होंगे बेनिफिट, बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको डाइवर्सिफाइड रहना है और किस तरह से रहना है और किस परसेंटेज में रहना है। मैं ये नहीं बता रहा कि आपको लेट्स से 50% रियल एस्टेट में रहना है, 30% स्टॉक्स में रहना है, 20% फिक्स में रहना है, ये मैं नहीं बता रहा। बट मैं अपने लिए क्या कर रहा होता हूँ, ये मेरा पर्सनल लेवल के ऊपर मैं अपना काम कर रहा होता हूँ। मैं अगर यहाँ बताना शुरू कर दूँगा तो हो सकता है आपके लिए वो बिल्कुल भी मैच ना करे। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो चीज़ है, आपके लिए जो चीज़ है, वो दूसरे बंदे के लिए वैलिड ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को बोलें कि भई मैं तो इस तरह से कर रहा हूँ, आप इस तरह से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हर बंदा डिफरेंट होता है। हाँ, हर बंदा हर चीज़ को समझता नहीं है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। समझना हर चीज़ चाहिए, बट चीज़ें वही करें जो आपको समझ में आए। अच्छा, लास्ट पॉइंट इसमें है कि डाइवर्सिफ़िकेशन के अंदर हमने बात कर ली एसेट डाइवर्सिफ़िकेशन की, हमने बात कर ली जियोग्राफिकल डाइवर्सिफ़िकेशन की। अब आती है बात वेरी इंपॉर्टेंट टाइम डाइवर्सिफ़िकेशन। अब बहुत सारे लोगों को मैंने अभी रिसेंटली देखा जो नए-नए स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर हुए, उन्होंने बोला यार 5% की डिप आ गई है, व्हाई डोंट आई इन्वेस्ट, जितने पैसे मेरे पास मैं डाल देता हूँ। मैं उनको इससे पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं, मैंने बताया हुआ है इसी वॉर के दरमियान कि नहीं, मना किया मैंने उनको कि आप ना डालें, अपना सिस्टम बनाएँ। अगर आपने सोचा हुआ है कि 2000 दिरहम मुझे डालने हैं हर महीने स्टॉक्स के अंदर, तो वो 2000 दिरहम ही रखें, क्योंकि आपकी रिस्क एपेटाइट उतनी है। अगर आपको समझ में आ गया है 2000 से ज़्यादा कर सकते हैं तो 5000 दिरहम कर दें हर महीने, 1000 दिरहम कर दें हर महीने। हाँ, अगर स्टॉक मार्केट डिप करती है 5%, तो आप कहते हैं यार मेरे पास अगले महीने की जो बजट है पैसों का वो मैं कर सकता हूँ, तो आप डाल सकते हैं। ये मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं भी इस तरह से करता हूँ कि अगर 5% की डिप आ गई है, तो मैं अगले महीने का बजट भी यूटिलाइज़ कर लेता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। बट फ़र्ज़ करें
2 दिन बाद 10% की डिप आ जाती है, तो फिर क्या मैं दोबारा फिर क्या करूँगा मैं? या फ़र्ज़ करें 20% की डिप आ जाती है, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो मेरा सिस्टम है, अगर 20% की डिप आ जाएगी, तो फिर मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी फंड है मेरे पास, जो थोड़ा बहुत कैश है, उसको मैं दोबारा से यूटिलाइज़ करूँगा और उसको भी इन्वेस्ट करूँगा। बट आई विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग। और मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ कि सर्वा के थ्रू या इंटरैक्टिव ब्रोकर के थ्रू जो भी मैं इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, वो ज़्यादातर ईटीएफ्स के अंदर कर रहा होता हूँ। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, भाई माइक्रोसॉफ्ट इतना डाउन हो गया है, 30% से ऊपर मेरे ख़्याल से डाउन हो गया है, या शायद इससे भी नीचे गया है ऑल टाइम हाई से। तो ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। ये बात लोग पिछले 10 दिन से कर रहे हैं। अब जिसने 10 दिन पहले इन्वेस्ट किया होगा, वो दोबारा इन्वेस्ट कर दिया होगा उसने 5 दिन बाद, फिर वो और डाउन हो गया। तो ये इसे कहते हैं कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। तो आप जब तक अपने सिस्टम्स नहीं बनाएँगे ना, तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपकी इन्वेस्टमेंट का। आप बल्कि आई आई रियली डोंट होप कि लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट से आउट हो जाएँ, क्योंकि यही टाइम होता है। अब आप सोचें, कोई भी कंपनी है, वो डिविडेंड्स प्रोवाइड कर रही है और एक कंसिस्टेंट लेवल के ऊपर डिविडेंड आपको देती है, और आपको पता है कि उसके डिविडेंड्स अच्छे होते हैं, और वो पिछले जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसका, उसमें काफ़ी अच्छे उसके डिविडेंड्स गए हैं। बट उसकी स्टॉक प्राइस नीचे चली आती है। कंपनी इज़ डूइंग वेल, बट स्टॉक प्राइस नीचे जा रही है उसकी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, हालात ऐसे हैं। अब उसका डिविडेंड, मैं एमआर की एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, 17 दिरहम का हो गया था उसका स्टॉक, वो 1 दिरहम का डिविडेंड दे रही है। अगर सब कुछ बेहतर होता है, तो अभी वो 12 दिरहम की उसकी प्राइस है, फिर भी वो 1 दिरहम का डिविडेंड दे सकती है अगले साल। आई एम नॉट सेइंग कि वो हर साल डिविडेंड देगी, बट इट्स अ गुड कंपनी, और सब कुछ इम्प्रूव होता है, तो उसके बाद बेहतरी आएगी। और ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इसकी तरह की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिसके अंदर कंपनीज़ डिविडेंड्स इंक्रीज़ कर रही होती हैं, लेकिन उनकी स्टॉक प्राइस नीचे जा रही होती है, जस्ट बिकॉज़ स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है। तो आप ये सोचिए ना, आपकी डिविडेंड्स के जो रिटर्न्स हैं, वो बेहतर हो रहे हैं। जब आप नीचे की प्राइस के ऊपर स्टॉक लेते हैं, तो आपके डिविडेंड्स जब मिल रहे होते हैं आपको, तो उस नीचे की प्राइस की बेसिस के ऊपर मिलते हैं। सो दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक और बात थी, वो अभी मैंने देखा कि कल नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के रेट्स बढ़ गए हैं। पाकिस्तानी जो हैं, वो पहले वो 8% से 6%, 6.25% हुआ था, आई थिंक दोबारा से 7.25% या समथिंग लाइक दैट हो गया है। जो सिचुएशन है, वो नज़र आ रही है कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने वाले हैं। जो कंट्रीज़ हैं, वो ट्राई कर रही हैं कि ल्यूर करें लोगों को कि भाई हमारे साथ इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान ख़ास तौर पे मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ों में ल्यूर कर रहा है, जो एक्सपैट पाकिस्तानीज़ हैं उनको इन्वेस्ट करने में। ट्राई व्हाटएवर यू वांट, बट अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब डॉलर में तो ठीक है, पाकिस्तान के अंदर आरडीए वगैरह के अंदर, बट रुपी डिवैल्यूएशन आ सकती है। इंडिया में हम देख रहे हैं ऑलरेडी रुपी डिवैल्यूएशन आई हुई है, पाकिस्तान के अंदर भी आ सकती है, अगर ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, ऑयल की प्राइस एलिवेटेड रही, तो आपके रुपी डिवैल्यूएशन लाजमी आएगी। तो अपने रिस्क हर सूरत में मिटिगेट करते हुए जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो करें। अगेन, देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस इन दिस वीडियो। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, अपने आप को एजुकेट करते रहें, और एजुकेशन का सबसे बेस्ट तरीका इन्वेस्टमेंट्स में ये है कि आप थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्ट करें और लर्न करते रहें उन अपनी मिस्टेक से, इफ देयर इज़ एनी मिस्टेक। दैट इज़ ओनली वे दैट यू कैन प्रोग्रेस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। मैं मल्टीपल चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ इस चैनल के ऊपर। हम पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं यूएई के, जिसके अंदर आपको अप टू 3000 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, व्हिच इज़ मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। मैंने स्टेक के ऊपर जो लास्ट वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैंने यहाँ पर लगा दिया है, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने सर्वा के ऊपर लास्ट जो वीडियो बनाई थी, डू यू रियली वांट टू इन्वेस्ट इन सर्वा इन डाउन मार्केट, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।